हेलो दोस्तों, वेलकम टू जियो इन्फो। ये सप्ताह इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इस पूरे वीक में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड घटनाएं हुई, चाहे वो कुलभूषण जाधव से जुड़ी हो या फिर सऊदी अरेबिया में औरतों की आज़ादी से जुड़ी, या फिर रसिया, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान या अन्य देश से जुड़ी घटनाएं। इनमें से कुछ भारत के लिए पॉजिटिव खबरें हैं तो कुछ नेगेटिव। वीकली मिरर के इस एपिसोड में सबके बारे में बारी बारी से डिस्कस करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लेकिन वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव के हवाले से पॉजिटिव खबरों से। यूएनजीए में भारत की एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। दरअसल मालदीव के रिप्रेजेंटेटिव रिप्लेस करेंगे टर्की को एज यूएनजीए प्रेसिडेंट। शायद आपको याद हो कि अभी लास्ट वीक ही यूएनजीए के करंट प्रेसिडेंट वोल्कान बोजकर, जो कि टर्की से हैं, इन्होंने कंपेयर किया था पैलेस्टाइन और कश्मीर को, कि जितना बुरा इजराइल करने लग रहा है पैलेस्टीनियंस के साथ, सेम ऐसा ही भारत कर रहा है कश्मीरियों के साथ। जो कि भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक बात थी कि यूएनजीए का करंट प्रेसिडेंट भारत के बारे में ऐसा बोल रहा है, और भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूएनजीए के रूल्स के अनुसार ये अलाउ नहीं है कि यूएनजीए का प्रेसिडेंट किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट पर अपनी राय ओपनली रख सके, जबकि वोल्कान बोजकर तो पाकिस्तान में खड़े होकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की खुलकर हिमायत करते दिखे। इससे पहले भी फरवरी 2020 में टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कह चुके हैं कि कश्मीर जितनी अहमियत पाकिस्तान के लिए रखता है, उतनी ही अहमियत टर्की के लिए भी रखता है। तो सिंस टर्की काफ़ी प्रो पाकिस्तान हो चुका था, अब मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद का यूएनजीए प्रेसिडेंट इलेक्ट होना भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि मालदीव्स भारत के लिए काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है, और मालदीवियन डिप्लोमेट का यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हेड होना कहीं ना कहीं भारत के लिए गुड न्यूज़ है। अगली पॉजिटिव खबर है नाइजीरिया से। नाइजीरिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है इंडियन सोशल मीडिया ऐप कू ऐप को। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ट्विटर ने नाइजीरियन प्रेसिडेंट मोहम्मदू बुहारी का एक ट्वीट अचानक ही डिलीट कर दिया बिना किसी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के। तो इसी के रिस्पॉन्स में, या फिर ये कहें कि इसी से गुस्सा होकर नाइजीरिया ने ट्विटर को अपने देश से पूरी तरह से बैन कर दिया। तो इसके बाद नाइजीरिया में सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म की जगह खाली हो गई। तो इंडियन ट्विटर राइवल ऐप कू ऐप ने सही टाइम पे नाइजीरिया की सरकार से बातचीत की कि हम भी नाइजीरिया में अवेलेबल हैं, और नाइजीरिया से भी भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर सामने आई, और उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया है कू ऐप को। आपको बता दूं कि कू ऐप भी ट्विटर की तरह ही एक सोशल मीडिया ऐप है। सऊदी अरब ने हाल ही में ग्वादर पाकिस्तान में लगने वाली $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। आपको बता दूं कि फरवरी 2019 में सऊदी अरेबिया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पाकिस्तानी दौरे में अनाउंस किया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा ग्वादर में लगने वाली $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी। तो अब सऊदी अरब ने ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने से इनकार कर दिया है, और रीज़न बताया है कि सऊदी की फीजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार ग्वादर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल जगह नहीं है। ऑल्दो सऊदी ने अनाउंस किया है कि वो इसकी जगह कराची में पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के पास में ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शुरू करेगा। ये दावा किया गया है पाकिस्तान की ओर से। भारत को इससे कोई इशू नहीं है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाए या फिर ऑयल रिफाइनरी। भारत के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब ने ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी कैंसिल कर दी, क्योंकि ग्वादर सीपैक का मैन हब है, और ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने से ऐसे संकेत दिख रहे थे कि सऊदी अरेबिया भी सीपैक को ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहा है। आपको बता दूं कि भारत सीपैक का खुलकर विरोध करता है, क्योंकि सीपैक का रूट पीओके से होकर गुजरता है। तो अब सऊदी इन्वेस्टमेंट कैंसिलेशन इन ग्वादर भारत के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर आपको सीपैक के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि सीपैक क्या है, चाइना पाकिस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, इससे चाइना और पाकिस्तान को क्या क्या फायदे हैं, और भारत के इस पे क्या कंसर्न्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यूएस ने हाल ही में पास किया है $250 बिलियन इनोवेशन बिल टू काउंटर चाइना। बेसिकली यूएस आने वाले समय में $250 बिलियन खर्च करेगा एआई प्रोग्राम्स पे, स्पेस एंड साइंटिफिक रिसर्च पे, क्योंकि चाइना इन सेक्टर्स में काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, और यूएस को डर यह है कि कहीं चाइना के मुकाबले वो टेक और इनोवेशन के सेक्टर में पीछे ना रह जाएं। तो इसी वजह से यूएस ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा इनोवेशन बिल पास किया है। इस बात से ये भी क्लियर हो जाता है कि जो बाइडेन भी चाइना के मामले में काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर ही चल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई यूएस चाइना ट्रेड वार को खत्म करने का जो बाइडेन का अभी कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। यूएस के इस इनोवेशन बिल से इंडिया को भी कुछ हद तक फायदा हो सकता है, क्योंकि यूएस भारत का एक फ्रेंडली कंट्री है, और इंडिया ने यूएस के साथ कई इंफॉर्मेशन शेयरिंग मुआहदे भी साइन किए हुए हैं।
जिससे भारत को आने वाले समय में कुछ मदद मिल सकती है। हमारी अगली खबर कुछ ज़्यादा ही इंटरनेशनल है। रसिया प्रोवाइड करेगा एक मिलिट्री सैटेलाइट ईरान को। ये देखिए इतिहास में पहली बार हो रहा है और रसिया के इस एक डिसीजन ने यूएस, इजराइल और सऊदी अरेबिया को काफ़ी बड़ी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि रसिया ने जो सैटेलाइट प्रोवाइड की है ईरान को, यह है एक बहुत ही एडवांस स्पाई सैटेलाइट और इस सैटेलाइट की मदद से ईरान बड़ी ही आसानी से सर्वेल कर पाएगा इजरायली मिलिट्री बेसिस को, सऊदी मिलिट्री बेसिस को और इवन यूएस मिलिट्री बेसिस को। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में यूएस के काफ़ी सारे मिलिट्री बेसिस हैं और हजारों सोल्जर्स भी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। तो इस एक सैटेलाइट की वजह से ईरान काफ़ी हद तक यूएस पे इस पूरे रीजन में डोमिनेट कर सकता है। ऑल्दो रसिया इकोनॉमी के मामले में इंडिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी, यूके इन सब देशों से काफ़ी पीछे है, लेकिन अगर बात आए डिफेंस एंड स्पेस की तो रसिया का कोई सानी नहीं। आपको मैं बता दूं कि इंडिया, टर्की और इवन चाइना, जो खुद टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुका है, आज भी रशियन वेपन बड़े पैमाने पर परचेज करते हैं, चाहे वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, सुखोई विमान हो या फिर हाल ही में इंडियन नेवी द्वारा परचेज किए गए मिग एयरक्राफ्ट। तो जहां डिफेंस इक्विपमेंट की बात आती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो बड़े बड़े देश भी रसिया की ओर देखते हैं। हम देखते हैं कि रसिया आखिर ईरान को इतनी एडवांस मिलिट्री सैटेलाइट क्यों प्रोवाइड करेगा। तो इसके पीछे कई रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है इजराइल। इजराइल ने हाल ही में बॉम्बिंग की है सीरिया की, और ये बॉम्बिंग काफी बड़े पैमाने पर की गई थी। ऑल्दो रसिया द्वारा सीरिया को प्रोवाइडेड S-200 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की मदद से सीरियन मिलिट्री ने काफी हद तक इजराइल से खुद को डिफेंड कर लिया और इजराइल की ओर से होने वाली बॉम्बिंग को भी विफल कर दिया। लेकिन रसिया इस इंसिडेंट से इजराइल पे काफी हद तक गुस्सा है। अब से लगभग 2 वीक पहले भी इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमला किया था और रसिया के प्रेसिडेंट ने उस इश्यू पर नेतन्याहू को जंग की धमकी तक दे डाली थी, जिस पे कि मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से क्लिक करके या फिर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको इस पूरे मामले का माजरा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रसिया और सीरिया के बीच में आखिर ऐसा क्या रिलेशन है कि सीरिया के लिए रसिया इजराइल से जंग करने तक को भी तैयार है। और उस वीडियो में आपको यूएस का फैक्टर भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में ईरान और सीरिया ही केवल 2 देश हैं जो पूरी तरह से यूएस इन्फ्लुएंस से बाहर हैं और जिनका झुकाव रसिया की ओर है। तो इसीलिए रशिया भी इन दोनों देशों की काफ़ी मदद करता है और अब रशियन सैटेलाइट से ईरान अपने तीनों सबसे बड़े दुश्मन इजराइल, यूएसए और सऊदी अरेबिया को काउंटर भी कर सकता है। इसके अलावा ईरान सैटेलाइट द्वारा प्राप्त इन्फॉर्मेशन को अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्ला और हमास के साथ भी शेयर कर सकता है कि इजरायली फोर्सेस कहाँ पे मूव कर रही हैं और कहाँ इकट्ठा हो रही हैं वगैरह वगैरह, जिससे कि इजराइल से खुद को डिफेंड करने से लेकर इजराइल पर अटैक करने तक हिजबुल्ला और हमास को काफ़ी मदद मिलेगी। और यही सेम टैक्टिक्स ईरान यमन में सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी यूज कर सकता है, क्योंकि यमन में भी ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है जिन्हें कि हूती विद्रोही कहा जाता है। आई होप आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। कुलभूषण जाधव मामले पर पाकिस्तान झुकता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि कुलभूषण जाधव, जो कि भारत के अनुसार एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर था और ईरान में अपना बिजनेस करता था, 2016 में आईएसआई ने इन्हें ईरान से अरेस्ट कर लिया और इन्हें पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट में फांसी की सजा तक भी सुना दी गई, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी के अनुसार कुलभूषण एक भारत का रॉ एजेंट था और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में टेररिज्म को फैलाने में कुलभूषण जाधव का बहुत बड़ा हाथ था। भारत इस पूरे मामले में आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया और भारत को जीत हासिल हुई। अब कुलभूषण जाधव का केस एक मिलिट्री अदालत की बजाय पाकिस्तान के सिविलियन कोर्ट में लड़ा जाएगा, जो कि भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत ही है और काफ़ी पॉजिटिव खबर भी है। अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनसे भारत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। पाकिस्तान ने हाल ही में अनाउंस किया है कि पाकिस्तान कश्मीर इशू पर आने वाले समय में इस्लामाबाद में एक मेजर इस्लामिक समिट होस्ट करने जा रहा है, जिसमें कि बहुत से देश हिस्सा लेंगे और ये सब देश मिलकर पाकिस्तान और कश्मीर के पक्ष में बोलेंगे, जबकि भारत पे कश्मीर इश्यू को लेकर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर भारत के लिए और नेगेटिव है। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में देहरादून में स्थित IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंडिया और ताजिकिस्तानी सोल्जर्स की आपस में लड़ाई हो गई और ये लड़ाई काफ़ी बड़े पैमाने पर थी। ऑल्दो IMA के प्रबंधन ने इस झगड़े को अभी के लिए शांत कर दिया है और 6 ताजिक तथा 4 इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया है, लेकिन इस इंसिडेंट से IMA की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। मैं आपको बता दूं कि 1932 में इस्टेब्लिश होने के बाद से IMA में पहली बार ऐसी झड़प देखने को मिली है। IMA में लगभग 30 देशों के मिलिट्री ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेते हैं, जो कि भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि भारत इतने सारे देशों के मिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है। लेकिन रिसेंट इंसिडेंट से डेफिनेटली IMA की शाख को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा।
आपको बता दूं कि इसी सप्ताह ताजिकिस्तानी प्रेसिडेंट इमोमाली रहमान पाकिस्तान विजिट पर भी गए थे और पाकिस्तान ने पहली बार ताजिकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने का ऑफर भी किया था। इसके अलावा ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने 14 अन्य MOUs पर साइन भी किए तथा ताजिकिस्तान को CPEC ज्वाइन करने का न्योता भी दिया। ताजिकिस्तान पाकिस्तानी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के हवाले से भी काफ़ी उत्साहित नजर आया। तो इसी वीक ताजिकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के फेवर में सीरीज ऑफ इंसिडेंट हुए हैं, ताजिक प्रेसिडेंट की पाकिस्तान विजिट से लेकर IMA की घटना तक। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे खुलकर इजराइल की आलोचना की है, इससे भी ताजिक पब्लिक में पाकिस्तान की ओर झुकाव बढ़ा है, क्योंकि ताजिकिस्तान भी एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पैलेस्टाइन काफ़ी मैटर करता है। तो अब डर यह है कि कहीं इन सीरीज ऑफ बैड इंसिडेंट्स की वजह से भारत और ताजिकिस्तान रिलेशंस में खटास ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ताजिकिस्तान में स्थित भारत के मिलिट्री बेस को भी खतरा हो सकता है और ताजिकिस्तान भारत से मिलिट्री बेस खाली कराने को भी कह सकता है। जी हाँ, ताजिकिस्तान में भारत का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, जिससे कि भारत पाकिस्तान और चाइना पर नज़र रख सकता है। आपको बता दूं कि 1999 कारगिल वार में भी इस मिलिट्री बेस का काफ़ी अहम रोल रहा था। अगली खबर तुर्की से। तुर्की में हाल ही में बहुत ही भयंकर सी स्नोट क्राइसिस आया हुआ है। ये सी स्नोट क्राइसिस है क्या और ये टर्की में इतना बड़ा क्राइसिस कैसे बना, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इस टॉपिक पर अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कुछ खबरें फटाफट। पहली बार भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन के पार पहुंचा है, जो कि भारत के लिए काफ़ी फख्र की बात है। सऊदी अरेबिया ने फाइनली वुमेन्स को फ्रीडम दे दी है कि वो अब बिना किसी मेल गार्डियन यानी बिना बाप, भाई या हस्बैंड के अकेली रह सकती हैं। सो गुड फॉर सऊदी वुमेन्स। चाइना ने जापान को वार्न किया है, क्योंकि जापानी PM शुगा ने जापानी पार्लियामेंट में खड़े होकर ताइवान को एक देश कह दिया, जिससे कि चाइना काफ़ी हद तक गुस्सा है। USA और भारत मिलकर सर्च करेंगे US के 400 सोल्जर्स की डेड बॉडीज की, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जापान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। चाइना ने ओपनली ब्लेम किया है UK को कि भारत, पाकिस्तान और कश्मीर इशू की असली जड़ UK ही है और कश्मीर में जो भी आज के समय हो रहा है उसका मेन जिम्मेदार UK को ठहराया। इजराइल में बनने जा रही है एक नई गवर्नमेंट और नए इजरायली PM होंगे नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट कौन है, इस बारे में मैं अलग से एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हो। तो वीकली मिरर के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होती है किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you for listening and God bless you all.